जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए महाजनपद होता क्या है। तो सबसे पहले महाजनपद एक मतलब कि बहुत बड़ा भूभाग है जिस पे राजा शासन करता है। उसकी सबसे छोटी इकाई कबीला है, उससे बड़ी जनपद और उससे बड़ा जन होता है और फिर गांव होता है। यहाँ पे राजा शासन करते हैं और यहाँ पे राजा जिनको बैठाएगा वो लोग शासन करते हैं और वो लोग वेतन के हिसाब पे रहेंगे। इनको उस टाइम पे मनसबदार या जागीरदार कहा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। सबसे पहला है गांधार, दूसरा कंबोज, मत्स्य, कुरु, सूर्यसेन, कौशल, पांचाल, चेंदी, वत्स, काशीमल, अस्मक, अवंती, वज्जी, अंग और मगध, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। और मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया है। और मगध कहाँ पे है और मगध की राजधानी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को याद करना है। मगध की राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्रा रही है और ये बिहार में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश, सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इसका ट्रिक है हसीन मसूक शाह। तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे हर्यक वंश। हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने राजगीर को अपना राजधानी बनाया। अजातशत्रु उनके पुत्र हुए, जिन्होंने सत्ता में बैठने के लिए मतलब गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। इसलिए इन्हें पितृहंता या कुड़ी कहा जाता है। इन्होंने इन वैशाली पे आक्रमण करने के लिए वर्षकर को, इनका मित्र था, जिसे भेजा वहाँ पे गुप्तचर बना के। और इसकी जो वर्षकर था ये वहाँ के वैशाली के लोगों के कमजोरी बताता था और उसने 2 हथियारों का मांग किया। तो 2 हथियार बने जिसका नाम था महाशिलो कंटक और रथमूसल। इस 2 हथियारों की वजह से अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। अगला राजा उदयन बना, फिर जो इसने भी अपने मतलब कि अजातशत्रु का पुत्र ही था उदयन। इन्होंने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और नाम पाया मतलब कि उपाधि पाई पितृहंता का। और इन्होंने ही पटना सिटी की स्थापना की थी। पटना शहर को इन्होंने नींव रखी थी, पटना शहर की। अगले शासक नागदशक थे, जो एक अंतिम शासक और अयोग्य शासक थे, जिनकी हत्या उनके सेनापति ने कर दी थी। और उनके जगह पे शिशुनाग, जिनका नाम था सेनापति नागदशक, ने इनकी हत्या कर दी और हर्यक वंश के स्थान पे शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हम लोग यहीं पे थे। मैंने आप लोगों को उदयन के बारे में पहले ही बता दिया है। तो आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शिशुनाग वंश कोई ज़्यादा मतलब दिनों तक नहीं चला। ये वंश बस शिशुनाग ने इसकी स्थापना की और राजधानी बदलते ही इसमें रह गए थे। तो इसे शुरू करते हैं। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, जिन्होंने अपने नाम पे ही इस वंश का नाम शिशुनाग वंश रख दिया। इन्होंने अपनी राजधानी को पटना किसने राजधानी बनाई थी? उदयन ने अपनी राजधानी को वैशाली बनाई। इस वंश के अगले शासक कालाशोक थे। इसी समय बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति किस टाइम पे हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हमारे अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी।
दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कब हुई थी, इसमें लिखी हूँ मैं। सबसे पहली बौद्ध संगीति अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे ही हुआ था। और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम पे हुआ, जो वैशाली में हुआ। इन्होंने पाटलिपुत्रा को फिर से अपनी राजधानी बनाई। सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्रा ही थी, जो इनके पिता ने बदल के वैशाली की, और वैशाली के बाद इन्होंने पाटलिपुत्रा कर दी। पुनः राजधानी बनाई गई। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन थे, जिसके सेनापति महापद्म नंद, और उसे महापद्म नंद नाम था उसका, और उसने नंदीवर्मन की हत्या की और उसके स्थान पे, शिशुनाग वंश के स्थान पे नंद वंश की स्थापना की। ये देखिए, नागदशक की हत्या उसके सेनापति ने ही की थी, और इसको नंदीवर्मन की हत्या महापद्म नंद ने, मतलब उनके सेनापति ही ने ही की थी। और यहाँ पे एक और बात देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और गद्दी पे बैठे, और उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु के हत्या के बाद ही गद्दी पे बैठे। तो देखिए, ये पीढ़ी दर मतलब कि बड़े कहते हैं ना, बड़े जैसे करते हैं छोटे देखते हैं वैसा ही करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे कुछ सीन है। तो इस हिस्ट्री से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, तो आप लोग ज़रूर सीखिए कि बड़े हर बार अच्छा नहीं करते, तो छोटों को उस चीज़ को सुधारना चाहिए। अगला वंश नंद वंश हुआ। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति से शूद्र थे। अब उस टाइम पे समाज 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला समाज था ब्रह्म समाज। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, पहला ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, और सबसे छोटा शूद्र था। तो वंश के आधार पे ये उस टाइम पे नहीं था। वैदिक काल में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि वंश के आधार पे ये समाज नहीं बांटा गया था, कर्म के आधार पे बांटा गया था। अब देखिए, कोई विद्यार्थी है, अगर वो अभी के टाइम पे शूद्र है और उस टाइम पे वो लोग शिक्षा, मतलब कि वो टीचर का काम कर रहा है, तो उस टाइम पे वो ब्राह्मण है, मतलब शिक्षा देने वाला ब्राह्मण है, अगर वंश के आधार पे नहीं है। अगर उसके पिता सेवा कर रहे हैं, सेवा सेक्टर में है, तो वो शूद्र है, और वही उसका बेटा ही अगर वो ज्ञान दे रहा है तो वो ब्राह्मण है। और क्षत्रिय जो हमारा रक्षा करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, और जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा जाता था, और जो हमारा सेवा करते थे, सेवा मतलब कि हमारी हेल्प किया करते थे, हर चीज़ में हेल्प, तो उन्हें शूद्र कहा गया। आगे चल के ये वंश के आधार पे होने लगा, तो जो ठीक बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्होंने राजपूतों का विनाश करने का कसम खाया था, इसलिए इन्हें स्वर्ण छत्रांतक की उपाधि धारण की। राजपूतों का विनाश किया, इसलिए उन्होंने स्वर्ण छत्रांतक की उपाधि धारण की। इन्होंने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की। ये देखिए, काफ़ी योग्य शासक था, लेकिन थोड़ा अजीब भी था। धारण की। इस वंश का अगला शासक घनानंद आया। घनानंद 1 नंबर का क्रूर शासक था और नशा करने वाला शासक था, एकदम बेकार इंसान था वो। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण कराने का कार्य किया। घनानंद एक असहाय
तथा मंदिर पान बहुत करता था। मदिरा पान, असाय क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो पता नहीं क्या फूकते रहते हैं उसी को शायद कहा जाता होगा। मदिरा पान बहुत करने वाले राजा थे और हमेशा नशे में डूबे हुए रहते थे। घनानंद के दरबार में चाणक्य जब ये बताने उसे आए कि हमारे मगध पर सिकंदर हमला करने आ रहा है, तो घनानंद ने चाणक्य यानी कौटिल्य को बेइज्जती की और उनकी जो शिखा होती है, पंडित लोगों की शिखा होती है ना, बाल थोड़ा सा पीछे से, उसको पकड़ा और उसको पकड़कर उनका अपमान करते हुए उन्हें अपने राज दरबार से निकाल दिया। तो चाणक्य ने अपनी शिखा को खोला और उससे कहा कि मैं इस वंश का नाश करने का वजह बनूंगा और तुमसे एक योग्य शासक लाऊंगा यहाँ पे, और मैं मतलब कि सिकंदर को भी रोक लूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। और वहाँ से और ये भी कहा ना कि मतलब नंद वंश का जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी शिखा को भी नहीं बांधूंगा, ऐसा कहा और वहाँ से चले आए अपमान और उन्हें निकाल दिया। तब चाणक्य वापस तक्षशिला आए और वो तक्षशिला के एक टीचर थे। अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपना के साथ यूनानी सेना को अंधविश्वास के कारण वापस लौटना पड़ा। वो झेलम नदी के तट पे ऐसा कहा गया, उन्होंने ऐसी अफवाह फैला दी कि इस नदी को जो पार करता है वो मर जाता है, इस तरह का अंधविश्वास फैला दिया। और रात के खाने में उसने एक प्रकार का जहर मिला दिया जो 6-7 घंटे के बाद असर करता है, तो उस तरह का था। तो एक सेना का सैनिक उसको पार करके दिखा रहा था कि मैं कहाँ मर रहा हूँ, जैसे ही वो थोड़ी दूर चला और वो धड़ाम से गिर गया और जाके लोग देखे तो पता चला कि उसकी सांस ही नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से वो वापस लौट गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपना बदला घनानंद की हत्या करवा के ली। चंद्रगुप्त उनके शिष्य थे और घनानंद की हत्या करवाई ये और अपना बदला लिए, तथा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य ने करवाई। अब देखिए सिकंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सिकंदर का पूरा नाम है अलेक्जेंडर निकेटर। इसका जन्म हुआ था 356 ईस्वी में। इसकी पत्नी का नाम रेक्सोना था। इसके पिता फिलिप तथा गुरु अरस्तु थे। देखिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर का गुरु कौन है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, चाहे वो 12th का हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो। ये यूनान में एक मैसिडोनिया देश है, जहाँ पे देखिए मैसिडोनिया की एक और भी है, क्या कहते हैं, अल्बानिया की है वो। ये अल्बानिया के पास ही है, मैसिडोनिया देश का था। मैसिडोनिया को यूनानी भाषा में मसूदुनिया कहा जाता है। इसने तक्षशिला के राजा आम्बिक को अपने अधीन कर लिया तथा पोरस से युद्ध किया। देखिए पोरस एक बहुत कहाँ के तक्षशिला के जो राजा थे वो पैसों के लालच में आके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और भारत को बेच दिया, इस तरह का उन्होंने किया। लेकिन पोरस एक काफ़ी महान मतलब ताकतवर और मतलब कि अपने आप पे विश्वास रखने वाला शासक था, लेकिन और उसने युद्ध भी किया उससे, लेकिन उसकी सेना सिकंदर के आगे कमज़ोर पड़ गई और पोरस युद्ध में हार गया, जिसकी वजह से बुरी तरह से हार गया। ये युद्ध झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व हुआ था, जिससे यूनानी हाइडेस फीज का युद्ध कहते हैं।
कभी क्वेश्चन में आएगा कि हाइडेस फीज का युद्ध क्या है, कहाँ हुआ था। तो हाइडेस फीज का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, झेलम नदी के किनारे। अब देखिए, रोकसेना ने पोरस को राखी बांधी। अब देखिए, पोरस की वीरता और आत्मविश्वास को देख के उनकी वाइफ जो थी अलेक्जेंडर सिकंदर की, तो वो काफ़ी प्रभावित थी। तो इन्होंने रेक्सोना से राखी बंधवाई। सिकंदर ने ब्यास नदी को पार करके मगध में नहीं पहुंच सका। सिकंदर कभी ब्यास नदी को पार करके मगध में नहीं पहुंचा, तो वो वापस लौट कर चला गया। और वो यहाँ से लौटने के बाद ही ना उसकी मृत्यु भी हो गई थी बेबीलोन में। सिकंदर के थल सेनापति सेलुकस निकेटर थे। यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, उन्होंने सोचा, तथा नौसेना को अंधविश्वास पर विश्वास हो गया था। सिकंदर 323 बीसी पूर्व इराक के बेबीलोन में अपना प्राण त्याग दिया, तथा उनका घोड़ा बुके फराल भी अपना प्राण त्याग दिया। तो वापस सेलुकस निकेटर आए। सिकंदर तथा फराल का मकबरा बेबीलोन में है। बुके फराल उनके घोड़ा का नाम था सिकंदर का, तो बेबीलोन में उसका मकबरा बना था। सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए लिखा गया है, लिखी हूँ मैं। अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे उनका नाम था सुकरात। और पूरे के राजा कौन थे, देखिए पोरस पूरे का राजा था। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था, और सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है। ये सब ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट है मेरे लिए, जो मुझे अच्छा लगा था तो मैं लिख ली थी। मुझे लगा ऐसा कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं लिख दी हूँ इसको फेयर की कॉपी में। सिकंदर को विश्व विजेता किस लिए कहा जाता है, क्या उसने विश्व में के सभी देशों को जीता था, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पे यूनान के लोग जितने देश को जानते थे उसमें से सभी देशों को वो जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था सिकंदर ने, इसलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज जीत लिया था। गांधार और कंबोज भारत का हिस्सा था, तो इसके भी थोड़े, भारत का भी थोड़ा हिस्सा जीत लिया था, इसलिए इन्हें विश्व विजेता कहा जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कैटिल्य की सहायता से घनानंद का अंत करके राजा बने, और ये काफ़ी योग्य शासक भी थे। शासक थे जो भी, क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें काफ़ी महान शासक हुए हैं, अच्छे। सबसे पहले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इनके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सम्राट अशोक कहते हैं। और कहा जाता है कि भारत में उनके जैसा राजा अभी तक नहीं हुआ है। अशोक शुरू में बहुत ही क्रूर शासक थे, आगे चल के कलिंग युद्ध के बाद उनके मन बहुत प्रभावित हुआ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का मार्ग चुन लिए, लेकिन फिर भी लोग इनसे डरते थे। ऐसा कहा जाता है कि तलवार छोड़ा है लेकिन तलवार चलाना नहीं छोड़ा है। इन हाथों को वो अभी भी याद है, इसलिए
इन्होंने अभिलेख वगैरह भी लिखवाया था, जो सबसे पहले था। मौर्य काल एक काफ़ी व्यवस्थित ढंग से और काफ़ी टाइम तक चलने वाला राजवंश रहा है। तो इसमें जो भी हुआ है सब है, इनकी सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तुकला, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगा आगे। सामाजिक जीवन, प्रशासनिक ढांचा, और बौद्ध धर्म अपना लिए थे तो उसका भी प्रसार प्रचार किए। तब हमारा आएगा शुंग वंश। तो हमें काफ़ी सारा पढ़ना है। तो मौर्य वंश को मैं चाहती हूँ कि अलग से एक वीडियो हो। तो मौर्य वंश को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।